पत्थरों की चट्टान से टकराई थी उसकी चाह, गरीबी थी, दर्द था, पर दिल में थी एक राह। लोग हंसे, बोले, पागल है, यह क्या करेगा। न मांझी न रुका, न थका, बस आगे बढ़ता गया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार एक बार फिर नौकरी योद्धा चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और बीपीएससी एईडीओ के लिए इंग्लिश का मैं 7वां सेट लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। तो दोस्तों, आपके समक्ष बहुत बड़ा चैलेंज है कि बीपीएससी एईडीओ के लिए इंग्लिश का पेपर को में क्वालिफाइंग कैसे करें। तो मैंने आपसे वादा किया है, बस आप मेरे साथ चलें। मेरे पहले वाले सारे वीडियो मैं जो भी बनाया हूँ वो सारे वीडियो को आप रिवीजन कर लें, और इसके साथ साथ मैं अगले वीडियो की ओर चलता हूँ। तो चलते हैं इस वीडियो में और इस सेट का पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। फ्रेंड, you have to find the similar meanings of this word, underline word. Underline word is abrupt. So first of all, you should read the sentence. The manager's decision was quite abrupt. Abrupt means अब्रप्ट का मतलब क्या क्या होता है आपको जानना है। तो अब्रप्ट मीन्स अनएक्सपेक्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द वर्ड्स दैट इट इज एन एडजेक्टिव। इट इज एन एडजेक्टिव। तो इस एडजेक्टिव का यूज कैसे करें। हाउ टू यूज एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। तो इस चीज़ का जब यूज करेंगे ना सेंटेंस में, तो आपको एडजेक्टिव का मीनिंग समझना होगा। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है कि द वर्ड विच क्वालिफाइज एनी नाउन, जो किसी नाउन के बारे में वो विशेषता बतलाता हो। अब्रप्ट का जो है वो फोकस है डिसीजन से, और डिसीजन की ओर कहीं ना कहीं क्वालिफाइंग कर रहा है कि वो कैसा डिसीजन उनका था। तो एब्रप्ट डिसीजन था। तो एब्रप्ट का मतलब वो अनएक्सपेक्टेड। इट मीन्स विदाउट प्लान। अनएक्सपेक्टेड मीन्स विदाउट प्लान्ड। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि जिस विदाउट प्लान का किया गया है, और वो जल्दीबाजी में किया गया है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। तो वैसे इस सिचुएशन को वो उस स्थिति में वो एब्रप्ट बोलेंगे। जैसे अगर कहेंगे एब्रप्ट डिसीजन, तो ऐसा डिसीजन जो कि जल्दीबाजी में लिया गया हो। ठीक है। तो इसके साथ एक और मीनिंग का यूज होता है। एक मीनिंग बोलेंगे रूड बिहेवियर या रूड मैनर के सेंस में। रूड मैनर, जैसे एब्रप्ट बिहेवियर। तो एब्रप्ट बिहेवियर मीन्स आप बोल सकते हैं रूड बिहेवियर, माने अनप्लेजेंट बिहेवियर। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के अनुसार आपको यूज करना है। तो इस सेंस में अगर आप बोलेंगे तो मैनेजर का डिसीजन जो था, वो जो डिसीजन लिया वो सडन डिसीजन लिया गया है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, आपका सडन हो जाएगा। ठीक है। और इसके साथ एक और चीज़ जानिए, अब्रप्ट का एडवर्ब जो होता है अब्रप्टली होता है। ठीक है। अब सेंटेंस में जैसे मैं अगर एग्जांपल के तौर पे और देना चाह रहा हूँ आपको कि तेज प्रताप। You have heard the name of the तेज प्रताप. तेज प्रताप decisions
टू क्विट राजद was quite abrupt। इसका मतलब क्या हुआ कि तेज प्रताप का जो डिसीजन था कि राजद को छोड़ने की जो निर्णय थी वो कहीं ना कहीं ये सरप्राइज माने सडन जो है अब्रप्ट डिसीजन ये था, वो सडन डिसीजन था उसका। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि तेज प्रताप डिसीजन टू क्विट सरप्राइज्ड ऑल, यानी ये सभी को कहीं ना कहीं तेज प्रताप को पार्टी को छोड़ने का जो डिसीजन है वो एब्रप्ट डिसीजन था और कहीं ना कहीं सबको सरप्राइज कर गया। तो इस तरह से अगर एब्रप्ट का देखें तो सडन बिहेवियर। अगर रूड बिहेवियर के सेंस में इसको यूज करेंगे तो बोलेंगे हीज एब्रप्ट बिहेवियर मेड मी एंग्री, या यू कैन से his abrupt behavior annoyed me। both sentence are same। तो both abrupt behavior का सेंस यहाँ पे है rude behavior। abrupt means rude। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Select the most appropriate synonyms of the underlined words। द लेक्चर वॉज लूसिड एंड इजी। देखिए लेक्चर की बात हो रही है। लूसिड इज एन एडजेक्टिव, लूसिड इज एन एडजेक्टिव। लूसिड का मतलब क्या होता है? लूसिड का मतलब होता है क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड। एडजेक्टिव का मतलब देखिए जब भी आप यूज करें एडजेक्टिव ना तो नाउन के साथ आप उसको पेयर बना के अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें। अगर मैं बोलूँगा लूसिड एक्सप्लेनेशन तो इसका मतलब क्या है? यू मस्ट नो हाउ टू यूज द वर्ड्स करेक्टली इन द सेंटेंसेज। आप सेंटेंस में कैसे इसका यूज करना है ये जरूरी है जानना। तो लूसिड एक्सप्लेनेशन का मतलब हो गया कि वो एक्सप्लेनेशन जो क्लियर है, इजी टू अंडरस्टैंड है, नॉट बेग, माने एकदम कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, नॉट कन्फ्यूजिंग। तो इस तरह से आप वर्ड का मीनिंग को समझना है। तो आप चलिए क्या है इसका लूसिड, हिज लेक्चर वाज लूसिड एंड इजी टू फॉलो। इतना आसान उसका लेक्चर था कि हर कोई समझ रहा था। इजी अप्रोच, क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड यानी अंडरस्टैंडेबल, इंटेलिजेबल। ओके, तो सिनोनिम्स ऑब्सक्यूर, ऑब्सक्यूर मीन्स नॉट क्लियर, क्लियर। ठीक है, तो बी आंसर हो जाए कंफ्यूजिंग, एम्बिग्यूअस। Obscure, confusing, ambiguous, vague are the antonyms of the lucid words. Okay. Let us move on to the next question. Select the most appropriate synonyms of the underlined words. She felt elated when she heard the good news. देखिए जब वो अच्छा न्यूज सुना तो क्या होगा? ये वर्ड पॉजिटिव होगा, यानी ओवरजॉयड, काफ़ी खुशी हुई, ओवर जॉयड। हैप्पी नहीं, वेरी हैप्पी, ओवर जॉय, वेरी हैप्पी। थ्रिल्ड बोल सकते हैं, थ्रिल्ड, खुशी से नाच जाना। ठीक है, जॉयफुल। ऑल दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द इलेटेड। ओके, elated is an adjective, एडजेक्टिव। ठीक है, तो ठीक इसके साथ आप जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ तो इंडियन वीमेंस टीम फेल्ट एलेटेड आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप।
या आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं, बैठेंगे, एक दिन आपकी आपकी को सफलता मिलेगी तो आप कैसा फील करेंगे? एलेटेड फील करेंगे, ठीक है। डिप्रेस्ड तो एंड सिनोनिम्स चूज करना है तो हो जाएगा जॉयफुल। डिप्रेस्ड मैंने डिसअपॉइंटेड है, दिस इज द एंटोनिम्स ऑफ द एलेटेड। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the most appropriate antonyms of the underlined words. Antonyms means opposite words. Antonyms means opposite words. His behavior was very obstinate. देखिए behavior, obstinate. Obstinate is an adjective. Or qualifying. This word is qualifying to the behavior. उसका बिहेवियर कैसा था? तो ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है हट्ठी, स्टबर्न। कंप्लाइंट का मतलब होता है, स्टबर्न मीन्स भी होता है ऑब्स्टिनेट माने हट्ठी, जिद्दी। रिजिड जिसको बोलते हैं रिजिड, क्या बोलेंगे? रिजिड। फर्म एक ही चीज़ पर अडिग रहना। देखते हैं छोटा छोटा बच्चा के साथ ये प्रॉब्लम होता है, वो अडिग रहेंगे, आप कितना भी समझाओ लेकिन वो ऑब्स्टिनेट रहेंगे, ठीक है। स्टबर्न। कंप्लाइंट मीन्स क्या होता है? कंप्लाइंट मीन्स होता है ओबेडिएंट, ओबेडिएंट। एग्रीएबल जो आपकी बातों को मान जाए, तो जस्ट अपोजिट है, कंप्लाइंट वर्ड हो जाएगा। अनयील्डिंग मीन्स नहीं झुकने वाला, यानी ऑब्स्टिनेट यानी स्टबर्न, फर्म, रिजिड। और परसिस्टेंट, परसिस्टेंट पॉजिटिव वर्ड्स, परसिस्टेंट इज अ पॉजिटिव वर्ब। जैसे यूज इन सेंटेंस, ही इज persistent in trying to get success. Succeed। तो जब तक उसको सफलता नहीं मिल जाए तब तक वो परसिस्टेंट है वर्क में, यानी कोशिश को नहीं छोड़ना, कंटिन्यू करना। तो जो भी आदमी परसिस्टेंट होते हैं ना, वो वही है, फर्म रहते हैं वो, कि मुझे करना है तो करना है। यू मस्ट बी परसिस्टेंट इन ट्राइंग टू कॉम्पीट द कॉम्पिटिशन। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the most appropriate antonyms of the underlined words. Antonyms, lethargic। lethargic का मतलब, lethargic is an adjective। सबसे पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझे कि lethargic है क्या। lethargic पर्सन, अगर कोई आपको lethargic पर्सन बोल रहा है, आप बोल सकते हैं lethargic पर्सन। You are a lethargic person। lethargic पर्सन, देखिए पर्सन नाउन है, आई नाउन को जो क्वालिफाइंग करता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो लेथार्जिक पर्सन की नॉट एक्टिव पर्सन, स्लीपी पर्सन, लेजी पर्सन। तो इसका मतलब लेथार्जिक मीन्स आप बोल सकते हैं लेजी, ठीक है। स्लीपी, नॉट एक्टिव, नॉट एक्टिव, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड हैं आप को याद रखना है, ठीक है, और समझना है। स्लगिश, तो ठीक है। तो एंटोनिम्स, तो स्लो तो हो नहीं सकता है, लेथार्जिक एक्टिव, लेजी तो हो नहीं सकता, लेजी द सिनोनिम्स, स्लगिश और एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। Select the most appropriate antonyms of the underlined word. The road became narrower। देखिए रोड, किसी रोड का संकीर्ण होना, narrower एज बी
प्रोसीडेड, जैसे आगे बढ़ा रोड क्या नैरोअर, धीरे धीरे संकीर्ण होता गया। तो इस तरह से आप एंटोनी जोड़ेंगे, नैरोअर का क्या हो जाएगा, वाइडर एंटोनिम्स। ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अनेक शब्दों से एक शब्द, क्या, समवन हु वर्क्स फॉर फ्री, वह व्यक्ति जो फ्री में काम करता हो। विदाउट बीइंग पेड, उसको पेड करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, वॉलंटियर बोलते हैं। ठीक है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। द एक्ट ऑफ द पर्पसली किलिंग समवन इज कॉल्ड, देखिए यहाँ लिखा है पर्पसली, जानबूझ के किसी को मारना। ठीक है, तो इसको बोलेंगे होमिसाइड। अगर पर्पसली नहीं रहता ना, एक्सीडेंटली, इंटेंशनली अगर नहीं होता तब मैनस्लॉटर हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे होमिसाइड यानी पर्पसली, जानबूझ के किसी को मारना, तो बोल देंगे होमिसाइड। ठीक है। और कैप्टिविटी एक वर्ड है, कैप्टिविटी का मतलब होता है नॉट फ्री, नॉट फ्री यानी कंडीशन ऑफ बीइंग, कंडीशन, ऐसा कंडीशन, कंडीशन ऑफ बीइंग अंडर ऑफ समवन, किसी के अधीन रहने का जो कंडीशन, स्थिति होती है ना, उसको कैप्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से एब्डक्शन मीन्स होता है कि किसी को कैप्चर कर लेना या बंदी बना लेना, उसको एब्डक्शन, नॉन है एब्डक्शन, तो इस तरह से आप बंदी बोल सकते हैं। ठीक है। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु राइट्स प्ले, जो ड्रामा लिखता हो तो उसको बोलते हैं ड्रामेटिस्ट, नोवेल लिखने को नोवेलिस्ट बोलेंगे। ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट यूजेज ऑफ द प्रीपोजिशन। सक्सीड, देखिए सक्सीड के साथ अक्सर प्रीपोजिशन का जिक्र किया जाता है, तो क्या करना, सक्सीड, देखिए सक्सीड का मतलब, देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ द सक्सीड। फर्स्ट एंड सेकेंड। सक्सीड का मतलब क्या है, सक्सीड का मतलब होता है कि अचीव सक्सेस, या किसी चीज़ को वाज एबल टू डू समथिंग, बोल सकते हैं अचीव सक्सेस, किसी भी चीज़ में करने में सफल हो जाना। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा है गेट प्लेस ऑफ समवन, किसी का जगह ले लेना, समवन। ठीक है, जैसा कि ही सक्सीडेड, अगर आप सफलता के सेंस में अगर सेंटेंस का सेंस है, तो आप उस सिचुएशन में जो यूज करेंगे, जो प्रीपोजिशन होगा उसका जो यूज करेंगे वो इन का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इन। सेंटेंस में देखिए क्या है, ही सक्सीडेड इन कन्विंसिंग द बोर्ड ऑफ द प्लान, देखिए बोर्ड को कन्विंस करने में वो सक्सेस हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन का यूज होगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि किसी का जगह ले लेना, मान लेते हैं कि कोई राजा है, बोल सकते हैं द प्रिंस सक्सीडेड टू द थ्रोन, गद्दी, वो गद्दी पे वो सक्सीड हुआ अपने फादर के जगह पर, आफ्टर हिज फादर्स डेथ,
हिज फादर्स डेथ, माने अपने फादर के डेथ होने के बाद उसने उस गद्दी को संभाला। ठीक है, तो उस जगह पे, उस प्लेस पे गया, तो उस सेंस में अगर रहेगा किसी का जगह लेना, तब आप सक्सीडेड टू कह सकते हैं। मान लेते हैं कि आपके फादर बिजनेस करते हैं, यू सक्सीडेड टू हिज बिजनेस, माने उनके बिजनेस के जगह पे आप स्थान आप ले लिए। ठीक है, तो उस सेंस में अगर रहेगा तो टू का यूज कीजिएगा। अगर वो चीफ सक्सेस के सेंस में रहेगा तब आप किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे कब? व्हेन यू गेट प्लेस ऑफ द समवन। और इन का यूज करेंगे व्हेन सक्सीड इज यूज एज अ टू अचीव द सक्सेस। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट यूज ऑफ द प्रीपोजिशन। तो इस तरह से आप यहाँ पे इनका यूज होगा। शी इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल हर। इंसिस्टेड का मतलब होता है डिमांड, या किसी पे जोर देके बार बार कहना, वो इंसिस्ट करना। तो इंसिस्ट के साथ ऑन का यूज होता है। क्या होता है? ही इंसिस्टेड पेइंग द बिल हर सेल्फ। मान लेते कोई, आप होटल में कोई गया है, होटल में वो कोई लड़की है, वो बोल रही है, बार बार अपने दोस्त को बोल रही है कि नहीं मैं बिल पे मैं कर दूंगी, मैं पे कर दूंगी। तो शी इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल हर सेल्फ। ठीक है, उसने ये जोर दिया कि मैं बिल पे करूंगी। ठीक है, तो इंसिस्टेड के साथ, इंसिस्ट के साथ ऑन यूज होगा। वर्ब में यूज हुआ है, या ए पार्ट सिंपल का सेंटेंस है, एस प्लस V2 और प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस को भी पहचाने। चलिए, प्रोफिशिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है प्रीपोजिशन के लिए। जो भी मैं बता रहा हूँ वो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बार बार रिपीट देखने को मिलता है। प्रोफिशिएंट, देखिए प्रोफिशिएंट फोकस रहेंगे। ये भी दो प्रीपोजिशन लेता है। किस सेंस में? अगर किसी नाउन के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट का मतलब, अगर मैं बात करूं मैथ्स, साइंस, ETC, तो इस तरह से अगर है, तो अगर उस सेंस में अगर है तो आप इन का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इन। जैसे ही इज प्रोफिशिएंट इन मैथ्स, ही इज प्रोफिशिएंट इन साइंस। ठीक है, तो प्रोफिशिएंट का मतलब होता है गुड एट समथिंग। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है गुड एट समथिंग। ठीक है, स्किल्ड एट समथिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन गुड का यूज कीजिएगा तो एट का यूज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर प्रोफिशिएंट यूज होगा तो इसमें इन का यूज सब्जेक्ट के पहले करना होगा। यानी कोई सब्जेक्ट है, जैसे मैथ है, साइंस है, इस तरह से अगर है तो उस सिचुएशन में आपको इन का यूज करना है। अगर कोई एक्टिविटी या एक्शन दे रखा है, एक्शन वर्ड है, जैसे ही इज प्रोफिशिएंट, तब यहाँ पे एट लगाएंगे। एक्शन अगर होगा तो प्लेइंग द गिटार, एक गिटार बजाने के बारे में बात हो रही है, तो ये एक्शन है, एक्टिविटीज है, इसलिए यहाँ पे एट का यूज होगा। ठीक है, यहाँ फोकस रहे क्या है, एट यूज करना है। और यहाँ पे यूज क्या है, इन का यूज करना है। प्रोफेशन के साथ यूज, सब्जेक्ट अगर कोई हो तो उसके पहले यूज करेंगे। जैसे आप सेंटेंस में देखिएगा, ही इज प्रोफेशन इन सेवरल कंप्यूटर लैंग्वेज। यहाँ लैंग्वेज पे फोकस कीजिए, कंप्यूटर लैंग्वेज की बात हो रही है।
ये कहीं ना कहीं नाउन है, कोई नाउन के पहले यूज हो रहा है, ठीक है, लैंग्वेज के लिए यूज हो रहा है। जैसे मैथ, साइंस या कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात हो रही है, तो इस सेंस में आपको इन यूज करना है, ठीक है। अगर आप कोई एक्शन जैसे प्लेइंग द गिटार, प्लेइंग क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर इज प्रोफिशिएंट एट प्लेइंग क्रिकेट, यानी वो क्रिकेट में उसकी दक्षता है, काफ़ी स्किल्ड है वो, ठीक है। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से आप प्रोफिशिएंट इन हो जाएगा, ठीक है। Select, choose the phrase that best express in the meaning of the underlined idioms। idioms and phrases का मतलब क्या होता है कि आप अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है, टाइपो राइटिंग एरर है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। फेल्ट डाउन इन द डम्प्स, ठीक है, एक मिनट। फेल्ट डाउन इन द डम्प्स आफ्टर फेलिंग इन द एग्जाम। देखिए यहाँ समझिए, सेंटेंस का अर्थ में अगर दे रखा है ना, सेंटेंस में यूज अगर इडियम्स किया है तो आपके लिए आसान है ये समझना। अगर नहीं भी, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको लिंक यहाँ दिया हुआ है जो समझिए। आफ्टर फेलिंग द एग्ज़ाम, जब एग्ज़ाम में फेल होंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, वही तो आपको पता करना है। आफ्टर फेलिंग द एग्ज़ाम एक्सट्रीमली टायर्ड, आप थक जाएंगे बहुत ज़्यादा। डीपली डिसपॉइंटेड, काफ़ी उदास हो जाएंगे। फिजिकली इल, शारीरिक रूप से काफ़ी है जो बीमार पड़ जाएंगे। इनॉर्मसली रिलीव्ड, है ना, काफ़ी आपको राहत मिलेगी। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे ही आपको फेलिंग एग्जाम होंगे तो डीपली डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। फिजिकली बीमार की बात नहीं है, डीपली डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, काफ़ी आप उदास हो जाएंगे, है ना। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द फ्रेज दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम्स। ओके, ही टर्न अ ब्लाइंड आई टू हर मिस्टेक। देखिए यहाँ फ्रेज जो है, एक ये जो फ्रेज जो यूज हुआ है वो टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब कि आंखें फेर लेना, ठीक है। तो समझिए कि अगर आप अपनी गलती से आंखें फेर लेंगे तो क्या होगा, मैंने अपनी आंखें फेर लेना, इग्नोर, नोटिस, करेक्ट और एम्फेसाइज, टर्न अ ब्लाइंड आई, है ना। इसका मतलब कि इग्नोर कर देना। देखिए माँ बेटे का एक रिलेशन, ऐसा रिलेशन होता है ना कि बच्चे अगर गलती भी करते हैं ना तो माँ क्या करती है, टर्न अ ब्लाइंड आई हो जाती है और उससे बच्चे बिगड़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो आप टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब कि इग्नोर टू हर मिस्टेक। और या मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप अपने गलती पे काम नहीं कर रहे हैं, मिस्टेक जहाँ जहाँ गलतियाँ हो रही है या बारीकी से चीज़ों को आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो आपको इसको क्या, एक आपका एज अ रिजल्ट क्या होगा, आप फेलियर हो जाएंगे, है ना। तो नेवर टर्न अ ब्लाइंड आई टू योर मिस्टेक। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पैसिव वॉइस। देखिए मैं यहाँ पे पैसिव वॉइस आपको जो पैसिव वॉइस बनाना है एग्ज़ाम में, और आप जो पढ़ते हैं बेसिक, जो मैट्रिक में इंटर में पढ़े हैं आप, अंतर है दोनों में क्या कि चीज़ें सेम है, बट यहाँ पे मैटर करता है कि कैसे आप एग्ज़ाम में अप्रोच करें, हाउ टू अप्रोच इन द एग्जामिनेशन हॉल। बिकॉज यहाँ पे टाइमिंग बहुत कम होता है आपके पास, तो आपको बस बनाना नहीं है, आंसर सामने है और समझना है चीज़ों को। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी वॉइस दे तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है जो समझिए। सबसे पहला टेस्ट है कि जब एक्टिव वॉइस का जिस सेंस में है, अगर एक्टिव वॉइस, अगर जो वॉइस है जिस सेंस में, अगर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे हैं, ठीक है, पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट में है तो पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट में ही होगा।
बनाने से पहले, कुछ बनाना नहीं है, पहले से एलिमिनेट कर लेंगे। अगर पास्ट में है तो पैसिव वॉइस भी पास्ट में ही होगा। अगर एक्टिव वॉइस फ्यूचर में है तो पैसिव वॉइस भी फ्यूचर में होगा। ये कॉमन बातें हैं, आप समझ सकते हैं। जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में है तो भाई टाइम कैसे चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ टाइम पे चल जाइए, यहाँ कैसे समझे, तो यहाँ पे वर्ब के पास आप चले जाए, पता चल जाएगा फ्यूचर की बात बोल रहा है। बिल का फ्यूचर में क्या था, बाज नहीं हो सकता ना कभी, पहला सेंटेंस में बाज है, चेक ही नहीं करेंगे, ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर लेंगे। यहाँ यूज का यूज किया, कभी नहीं हो सकता है। टुमारो पे बिल हैव का यूज किया, कभी ना होगा, आपको बनाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ा पैसिव वॉइस, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में आप इस अप्रोच से पहला अप्रोच लेंगे, अगर इसमें दो सेंटेंस मैच कर जाता है तब आप कॉन्सेप्ट की ओर जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो दे विल डिलीवर द पैकेज टुमारो, तो क्या हो जाएगा, द पैकेज विल बी डिलीवर टुमारो। अब चलिए मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जब भी आप अगर पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो क्या है कि मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ कि दे विल डिलीवर द पैकेज टुमारो, ठीक है। अब क्या है कि दे विल डिलीवर द पैकेज टुमारो, ये फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है। तो एक पैसिव वॉइस में नियम है कि एक्टिव वॉइस का जो, अगर पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है, ये है एक्टिव वॉइस, और आप पैसिव वॉइस बनाना है, आपको बनाना है पैसिव वॉइस। क्या काम करेंगे कि इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है द पैकेज, तो द पैकेज को यहाँ ले आइए, क्या बोलेंगे, द पैकेज। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, तो बिल का यूज किया है, तो बिल, देखिए जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में करेंगे तो बिल के बाद वी का यूज हो जाएगा, याद रखेंगे। तो ये याद रखना है यार, बिल आया था, बिल भी जो जिसमें होगा वही आंसर होगा। एक ये भी तरीका था, देखिए विल भी का यूज किया है। इसके बाद आप क्या काम करो, वर्ब का V3 हमेशा आता है, तो वर्ब का V3 तो पैसिव वॉइस में रहना ही रहना है, तो डिलीवर का डिलीवर हो जाएगा, डिलीवर का डिलीवर हो जाएगा। और बाई देम, बाई, अच्छा टुमारो, टाइम भी है टुमारो, ठीक है, टुमारो। और देखिए बाई देम को हिडन कर दिया है, बहुत सारे सब्जेक्ट है जो अननोन होता है तो उसको हिडन कर दिया। जैसे अगर सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट समवन है, नो वन है, तो इस सेंस में वो हिडन हो जाता है, तो दे का यूज नहीं किया है, ठीक है। आप बाई देम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन के मुताबिक आप चलेंगे तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। देखिए अगेन फिर पैसिव वॉइस की बात हो, तब मैं टाइम से पहले टाइम देखूंगा। बिल है ना, बिल किस में इज वाज नहीं होगा, इज होगा नहीं, और यहाँ पे बिल है भी यूज किया, तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर, ठीक है। ओहो, बाय मिस्टेक दिस क्वेश्चन हैज़ बीन रिपीटेड। ओके, मैं तो इसका डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, रिपीट किया है। द कमिटी एंडोर्स द पैसिव वॉइस बना, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में क्या दिख रहा है कि सीधे टेंस पे चले जाएंगे, वर्ब के पास। ये पास्ट की बात कर रही है। तो पास्ट में क्या है कि पास्ट में यहाँ पे V2 का यूज हुआ है, ठीक है। तो V2 का यूज हुआ, प्रेजेंट तो हो नहीं सकता, तो इज होगा नहीं, हैड होगा नहीं, ठीक है, और हैज बीन होगा नहीं। आपका आंसर देखिए बिना बनाए आपका ऑप्शन 1 चला गया, ठीक है। देखिए V2 का जब भी एक्टिव वॉइस में अगर V2 है, देखिए एक्टिव वॉइस में, देखिए उस एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा,
उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब यूज, पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट है यूज करना। तो V2 को अगर तोड़ेंगे तो वाज एंड वर का यूज कर लीजिए सब्जेक्ट के अनुसार, और प्लस V3 का यूज कीजिए, ठीक है। तो आप इस तरह से देखेंगे द न्यू पॉलिसी सब्जेक्ट बन जाएगा। द न्यू पॉलिसी के अनुसार वाज का यूज हुआ है, देखिए वाज यूज हुआ है, और V3 एंडोर्स V3 है, ठीक है। बाई द कमिटी यानी बाई एजेंट, यानी ए जो सब्जेक्ट एक्टिव का है वो ऑब्जेक्ट बन गया उसका, ठीक है। आप केवल चेक पहले करेंगे, इससे पहला स्टेप है वर्ब से चेक करें, वर्ब से आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नरेशन, देखिए कुछ मैं वॉइस नरेशन इसलिए लिया हूँ ना कि बीपीएससी का एग्ज़ाम, बीपीएससी में कभी भी अंग्रेजी का कभी टेस्ट लेती नहीं है स्टेट में, तो अंग्रेजी का जो है, इंग्लिश का लोगों का पता है, बीपीएससी को भी पता है कि ये लोग क्वालिफाइंग करने में इन लोगों को समस्या होगी। तो आपको वॉइस और नरेशन से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इवन क्वेश्चन टैग से भी मिलेगा देखने को, तो आपका इजी हो जाएगा, क्वालिफाइंग करना है, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है, कुछ अप्रोच लगाना है, बस आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। ये स्पीच है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। देखिए डायरेक्ट स्पीच दे रखा है, इस तरह का स्पीच हो तो आप क्या करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले आप जैसा पढ़े हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच आपको चेंज होता है। अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो ही सेड, यहाँ सेड देखे पास्ट में है, यहाँ टेंस पकड़िए कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब ये पास्ट सिंपल में है, पास्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में देखिए क्या सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट आप प्लस हैड का यूज करते हैं, और प्लस V3। अब देखिए अब सब्जेक्ट क्या है ना कि सब्जेक्ट यहाँ चेंज करेगा, तो आप पहले सब्जेक्ट के अनुसार मत जाइए, आप पहले आप टेंस क्वेश्चन को देखिए। ऑप्शन में हो सकता है कि आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए और आंसर पे पहुंच जाए। हैड किस में यूज हुआ है, हैव को हैड में कन्वर्ट करना है। देखिए इसमें हैड है, हैज तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। देखिए आपको कुछ चेक करने का जरूरत नहीं पड़ा, आप केवल ऑक्सिलरी वर्ब से केवल आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर लिए, ठीक है। बात रह गई सब्जेक्ट चेंज हुआ है, ही, तो एक फार्मूला है SON याद रखेंगे। अगर फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, देखिए ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। देखिए ही, तो ही के अनुसार यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है तो ही हो जाएगा, आई ही में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर वो सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन है तो किसी के अनुसार चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ट्रिक का यूज करना है, ट्रिक यही है। अगर यहाँ पे टाइम होता ना, चलिए आगे भी और बहुत सारे क्वेश्चन है मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। डू योर वर्क, ही टोल्ड मी डू योर वर्क। देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब पीछे लिखा है, आप इसको ऐसे कर दें, ही टोल्ड मी। पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब को लिख लें, उसके बाद आप डू योर वर्क। देखिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे ना तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाना होगा, ठीक है। अब डू योर वर्क को समझिए कि अंदर का सेंटेंस कैसा है, ये समझना बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे अगले सेंटेंस में देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जैसे डू योर वर्क, ये क्या है, इस जस्ट है जो वर्ब से शुरू हुआ है, एक तरह से सलाह कहिए या ऑर्डर कहिए, दोनों। डू योर वर्क, अपना काम करो, ठीक है। तो इस तरह से अगर सेंटेंस हो तो इसका अनुसार ये भी चेंज होता है, ठीक है। अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर, अगर एडवाइस है तो एडवाइस, अकॉर्डिंगली ये चेंज होता है।
बट ऑप्शन के अनुसार आप चलेंगे, देखते हैं क्या है। ही टोल्ड मी। अच्छा, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो याद रखें कि इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस जैसे डोंट टेल अ लाई है ना, एक एडवाइस है भाई, झूठ मत बोलो, ये ऑर्डर नहीं है। तो इस तरह से आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा जिसका पैसिव वॉइस, अगर वो पैसिव वॉइस नहीं, सॉरी, नरेशन, आपको नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना रहेगा तो सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा को हटा के और देखिए इसके बदले क्या यूज करते हैं। तो इसके बदले जो यूज करते हैं ना, वो टू का यूज करते हैं अगर इम्परेटिव सेंटेंस है तो, ठीक है। और बाकी जो सेंटेंस है वही सारा वो लिख दिया जाता है। जैसे अगर लिखेंगे इसको, ही टोल्ड मी, ही टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ा हो रहा है। ही टोल्ड मी, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा के बदले मैं बोला हूँ टू लाना है, अब बाकी आप वो यूज करो, ठीक है। डू और जस्ट मैं बोला यू योर है, तो यो जो SON, देखिए SON याद रखिएगा, यू से योर बनना है, पसेसिव एडजेक्टिव है ये, तो यू, ठीक है। तो SON का मतलब कि फर्स्ट पर्सन जो होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन हो वो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड अगर पर्सन हो तो उसमें कोई नो चेंजिंग होगा। तब आप फर्स्ट पर्सन में आई और प्लूरल में बी होता है, सेकेंड पर्सन में यू होता है, यू से योर बनना, तो सेकेंड पर्सन जो होगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो यहाँ से ये जो है इसके अनुसार चेंज कर जाएगा। तब मी के अनुसार आई से माई, तो ये हो जाए माई वर्क, तो टू डू माई वर्क, ये ध्यान देंगे, ठीक है। तो आपका ही टोल्ड मी टू, पहले तो टू देखिए किस में जोड़ा है, तो देखिए टू से यहाँ जोड़ा है और कहीं है ही नहीं, तो आपको, और एक यहाँ पे ही सेड मी टू डू माई वर्क, ठीक है। अच्छा, ये इस दोनों में क्या अंतर है, ही टोल्ड मी, ही सेड मी, देखिए दोनों में क्या अंतर है, जो देखिए टोल्ड के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो जस्ट आता है, ठीक है। ही ऑब्जेक्ट जो आएगा वो जस्ट आएगा। अगर सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट लाना है तो टू लगाइए, तब ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अगर ये रहता ही सेड टू मी टू डू माई वर्क, तब ये सेंटेंस है, तो सेड तो होगा नहीं, ही टोल्ड मी टू डू माई वर्क, ठीक है। तो आंसर 1 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ही सेड आई हैव फिनिश्ड द वर्क, देखिए नरेशन में अभी जस्ट में, ये पास्ट में है, ये क्या है, ये आपका पास्ट में है। आप यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, हैव को केवल देखिए ये हैड में कन्वर्ट हो जाएगा। आए सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव, तो दैट से जो क्लॉज जुड़ेगा, देखिए दैट यूज किया है, ठीक है। ये दोनों तो होगा नहीं, देखिए एलिमिनेट करना भी सीखिएगा। हैड किस में है पहले देखिए, हैड एक में है, आंसर हैड पे पहुंच जाइए, ठीक है, टिक कर लीजिए। तो इस तरह से वॉइस में आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे
कि आप एक तो चेक करेंगे इन्वर्टेड कॉमा जो दिया उसको हटाना है, तो उसके अंदर का जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या किस तरह का है, किस सेंटेंस का है, अकॉर्डिंगली आपको यूज करना है। दूसरी बात है कि रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार जो चेंज होता है वो आपको जानना होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना, अगर वो चीज़ समझ गया तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से आप वर्ब से, आप एक्चुअली वर्ब के हेल्प से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या है, चूज द फ्रेज दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। अंडरलाइन, अच्छा अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। द मैनेजर टोल्ड हिम टू बियर द डिले, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बियर मीन्स सस्टेन, बियर मीन्स क्या होता है, सस्टेन, बर्दाश्त करना, ठीक है, बियर मीन्स सस्टेन या एंड्योर जिसको बोलते हैं। मैनेजर बोला कि आप डिले हो रहा है, उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा, मैंने बर्दाश्त करना होगा डिले के लिए। तो एंड्योर पेशेंसली मैंने धैर्य के साथ बर्दाश्त करना, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन 1 हो जाएगा। एक फ्रेज यूज करता है पुट अप विथ, पुट अप विथ याद रखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में भी देता है, इसका मतलब ये होता है बर्दाश्त करना, क्या बोलते हैं, बर्दाश्त करना। चलिए लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस, चलिए पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। समवन स्टोल माई, देखिए पैसिव वॉइस में बोला हूँ डायरेक्ट वर्ब पे जाना है, ये पास्ट सिंपल है, यानी V2 को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो वाज और वर प्लस V3 का यूज होगा। सब्जेक्ट ले लीजिए, इसका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिए, तो माई साइकिल आगे आ जाएगा, माई बाईसाइकिल, बाईसाइकिल सिंगुलर है तो बाज होगा। चलिए तो ये तो देखना नहीं, सबसे पहले पास्ट पहले बोले एलिमिनेट कर लीजिए, पास्ट है तो प्रेजेंट को काट दीजिए, फ्यूचर को भी काट दीजिए, ठीक है। तो पास्ट में देखिए परफेक्ट टेंस है और यहाँ स्टोल है तो वाज वर यूज होगा, तो पहला ही ऑप्शन, कुछ देखने का ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा है। चलिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच की ओर जा रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं अभी जस्ट बोला हूँ कि डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर जो होता है क्या रहता है, रिपोर्टेड स्पीच, कभी आगे भी देगा कभी पीछे भी देता है। तो यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग वर्ब दिया है, तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, यही तो होता है रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ सेंटेंस देखिए क्या ऐसा सेंटेंस अफर्मेटिव है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो दैट यहाँ से जोड़ दीजिए, इसको इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लाइए। अगर WH वर्ड है, क्या बोलते हैं, अगर इंट्रोगेटिव है तो इफ से भी जोड़ सकते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब क्वेश्चन है, अगर यस नो से रिप्लाई मिला एक्चुअली वर्ब से, जैसे, और अगर आपका एक्चुअली वर्ब का यूज किया जा रहा है और उसके साथ आप या WH वर्ड, WH वर्ड का मतलब कि जैसे व्हाई, व्हाट, व्हेन, ये सब का यूज किया हो तो आपको कोई क्लॉज लाने का ज़रूरत नहीं है, बस उसी वर्ड से आप क्लॉज को जोड़ दें, ठीक है। जैसे व्हाई है तो व्हाई से क्लॉज को जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब इसके अनुसार तो चेंज करेगा ही करेगा। जैसे क्वेश्चन है तो आस्क का यूज हो जाएगा वर्ब में, अगर सेट है तो सेट को आस्क में बदल दीजिए। तो आस्क में तो हर क्वेश्चन में देखिए आपको ऑप्शन में आस्क लगाया है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपको एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, क्या लिखेंगे, द टीचर आस्क्ड, ठीक है। उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा के वाई का यूज कर लेंगे, और जब इन्वर्टेड वाई का यूज करेंगे ना तो जस्ट सब्जेक्ट लाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब इसके बाद नहीं होगा।
जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो यहाँ क्वेश्चन मार्क जस्ट वाई WH वर्ड के बाद एक्चुअली वर्ब यूज नहीं करना, सब्जेक्ट के बाद यूज करना है, ठीक है। और टेंस चेंज कर जाता है, तो टेंस देखिए क्या चेंज करेगा, अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब यूज कीजिए, प्लस जो वर्ब है, अगर वर्ब आ रहा है वर्ब, और उसके बाद आप जो सेंटेंस है अकॉर्डिंगली आप इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप बनाइए। अब चलते हैं ऑप्शन की ओर। द टीचर आस्क्ड, समय आस्क्ड है, वाई, ठीक है, वाई। अब देखिए डिड, अब वाई के बाद जस्ट सब्जेक्ट आना चाहिए, यहाँ देखिए आ गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब, तो ये कभी भी आंसर नहीं होगा। चलिए आई यू है ना, वो बदल जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट छुपा हिडन है। द टीचर सेड टू मी है, तो मी यहाँ पे छुपा हुआ है, तो मी के अनुसार ए आई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पास्ट सिंपल सेंटेंस से पहले तो यही देखना था, डीड है ना तो हेड में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होता था, हेड है, तो यहाँ केवल डीड से ही हेड वाला जो ऑप्शन था वही आंसर हो जाता है, इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। तो पहला प्रोजेक्ट मैं आगे बताया हूँ वैसे ही आपको करना है, ठीक है। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइंटिस्ट मेड अ पायनियरिंग डिस्कवरी, पायनियरिंग डिस्कवरी का मतलब हो गया कि इनोवेटिव डिस्कवरी, एडवांस डिस्कवरी। ऑब्सोलेट का मतलब हो गया ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट का मतलब हो गया पुराना, नॉट इन यूज्ड, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। एडवांस, एडवांस बैकवर्ड तो होगा नहीं, ट्रिवियल होता है तुच्छ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड क्या है, वो अच्छा नहीं है। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल, हिज व्यू वर रेदर सुपरफिशियल, कहता है उसका जो व्यू था वो डीप नहीं था, ऊपर ऊपर था, यानी थॉरो नहीं था, यानी कि इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। सुपरफिशियल का सिनोनिम्स सैलो होता है, ठीक है, यानी नॉट डीप। सुपरफिशियल का मतलब कि नॉट डीप, ठीक है, यानी सैलो। आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सुपरफिशियल स्टडी नहीं कीजिए, आपको थॉरो स्टडी कीजिए, डीप स्टडी कीजिए, ठीक है। इज ह्यूज व्यूज वर रादर सुपरफिशियल, तो आपका एंटोनिम्स है, तो एंटोनिम्स थॉरो हो जाएगा, ठीक है। ही वॉज ब्लेम्ड, देखिए ब्लेम्ड के साथ फॉर का यूज करते हैं, मिस्टेक हो, एरर, ही वॉज ब्लेम्ड फॉर द एरर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या चूज द फ्रेज दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। अंडरलाइन इडियम अच्छा नहीं किया हुआ है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके बैग में कोई कैट है, उसको बाहर निकालेंगे तो लोग देख लेंगे बैग में कैट था, यानी कि छुपा हुआ था। इसका सेंस क्या हुआ, फ्रेज का मतलब कि किसी भी चीज़ का रहस्य खोलना, यानी रिबिल्ड, क्या करना, रिबिल्ड करना, तो रिबिल्ड अ सीक्रेट, ठीक है। दे हैव पैसिव वॉइस, देखिए पैसिव वॉइस में मैं डायरेक्ट बोला हूँ कि पहले आप देखिए टेंस, हैज हैव का यूज किया परफेक्ट टेंस में, तथा पास्ट फ्यूचर का सेंटेंस अगर दे रखा है तो काट दीजिए। देखिए ए नहीं होगा, हैड यूज किया परफेक्ट पास्ट की बात है, ए भी नहीं होगा। अब रह गई दो, ए भी नहीं होगा, आपको बनाने का ही ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप समझे चीज़ों को, जहाँ भी अगर हैज हैव का यूज किया है, अगर हैज और हैव अगर एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, हैज हैव के बाद आपको बीन का यूज देखना है, हैज और हैव के बाद बीन का यूज करेंगे पैसिव वॉइस में, और तब वर्ब का V3 लाएंगे, ठीक है। तो देखिए हैज के बाद बीन का यूज हुआ है, ठीक है। तो ऐसा भी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया था, ठीक है। चलिए चेंज द नरेशन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए अगर नरेशन में टाइम दे रखा है तो सबसे पहले टाइम से एलिमिनेट कीजिए, कुछ नहीं। देखिए टाइम दे रखा है टुमारो, तो टुमारो को क्या बोलते हैं,
अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हैं तो टुमारो कन्वर्ट हो जाता है। देखिए कुछ वर्ड हैं जो जान लीजिए। डायरेक्ट से अगर इनडायरेक्ट बना रहे हैं सेंटेंस को, अगर टुमारो है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नेक्स्ट डे में। क्या बोलेंगे? नेक्स्ट डे। ठीक है। अगर आपका दिस है तो दैट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर दीज अगर है, देखिए डायरेक्ट में है तब, इनडायरेक्ट बनाते समय दोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर नाउ है तो देन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे वर्ड है जो जानिए। तो सबसे पहले देखिए टुमारो को कन्वर्ट करेंगे तो नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे किसमें किसमें है? इसमें टुमारो नहीं होगा, ये भी होगा। अब नेक्स्ट डे बात रह गई। ठीक है। अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो अगर बिल है तो वुड हो जाएगा, अगर मे है तो माइट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए बिल का यूज किया है तो पहले तो नेक्स्ट डे हो गया। अब बिल को वुड में हो जाएगा। देखिए यहाँ बिल ही है, यानी ये नहीं होगा आंसर। ठीक है। चलिए, एलिमिनेट करने का तरीका बहुत है, आपको बनाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानना है। द मैनेजर गेव अ मेटिक्यूलस रिपोर्ट। देखिए इस वर्ड को मैं बहुत बार यूज किया हूँ। ठीक है। मेटिक्यूलस का मतलब कि ऐसा रिपोर्ट जो कि बहुत ही बारीकी से किया गया हो, केयरफुल्ली किया गया हो, जल्दीबाजी में नहीं किया गया हो। ठीक है। तो वैसे को मेटिक्यूलस रिपोर्ट बोलते हैं। जैसे कि सीबीआई वाले मेटिक्यूलस रिपोर्ट बनाते हैं, वो केयरलेस नहीं रहता है रिपोर्ट उनका। तो सिनोनिम्स है, केयरलेस तो होगा नहीं। थॉरो, हैस्टी, जल्दीबाजी में किया हुआ। पार्शियल तो होगा नहीं, आधा करो आधा नहीं करो, ऐसा तो होगा नहीं, यानी थॉरो हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। ठीक है। तो दोस्त इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे साथ दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। और मैं अगर आपको समझ में नहीं वीडियो आ रही है तो आप रिपीट करके आप बार बार इस चीज़ को देखें, और जहाँ कन्फ्यूजन है उसको आप समझने का प्रयास करें। और पिछले वीडियो में जो भी बनाया हूँ, मैं 7 वीडियो बना चुका हूँ, और उसमें वही डाला हूँ जो एग्ज़ाम में आपको आने वाला है, उसी पैटर्न पे आएगा। तो आप उस चीज़ का रिवीजन करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलिए, ताकि अगला अगर वीडियो लाएँ तो आपको तुरंत वीडियो मिल जाए। चलिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।